यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? अच्छे खासे क्वेश्चंस। क्या होता है ना कि जो आपकी फिजियोलॉजी है ना, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, जो किंगडम वाले टॉपिक्स हैं वो उससे रिलेट करके तुम्हें नीट में एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करोगे तब जब ये पता होगा। जैसे पॉरीफेरा में कैसा सिस्टम है ना, या फिर सिलेंट्रेटा में कैसा सिस्टम है। तो ह्यूमन फिजियो से पहले भी दिया हुआ है ना कि इसमें ये वाले ऑर्गन्स होंगे, इसमें ये वाले ऑर्गन्स होंगे। तो ये ना कई बार को रिलेट करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वैसे भी हमारा बेस है बाकी सभी किंगडम के लिए भी, तो इसका करना बहुत जरूरी है। लाइन एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी रीड करा रही है क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, तो ध्यान रखना इस बात का। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. क्या बोल रहे हैं कि सिविलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है ना, जैसे जैसे लोग डेवलप होना शुरू हुए, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी डेवलप हुआ। पहले का जो सिस्टम था उसमें कुछ ग्लिच थे, किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस कहीं करना था लेकिन उसको प्लेस कहीं और कर रखा था, राइट? So it was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use for food, shelter, clothing. तो ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक तरीका था जिससे हमने चीजों को अलग किया। यूज किस हिसाब से है ना, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, प्लांट्स को देखने भर से ही हमने उसको क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब के बेसिस पे फिर हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को चूज किया। क्लियर? एरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसका थोड़ा वो साइंटिफिक बेस था। एज कंपेयर टू द अर्लियर ये थोड़ा साइंटिफिक था। ठीक है, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इन्होंने भी लेकिन मॉर्फोलॉजी पे ही काम किया। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, उसी पे काम किया कि प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा है, उससे बड़ा है या उससे बड़ा है। तो क्या हो गया? श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, राइट? और एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया कि किनके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं और किनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो उस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद लिनियस आए। कौन आए? लिनियस। उन्होंने कहा नहीं, हम चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू किंगडम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? टू किंगडम। आइदर वी आर हैविंग द एनिमेलिया किंगडम और आइदर वी आर हैविंग द प्लांटे किंगडम। किया तो दो चीजों में ही डिवाइड था उन्होंने भी, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? लिनियस ने दिया। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, लेकिन हम जो आज के टाइम पढ़ते हैं दैट वाज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टडीड फॉर्म है उसके। क्लियर? पढ़ो इसको। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. ग्लिच बता रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हम थ्री किंगडम, फोर किंगडम या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आए। इवन वी हैव सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल्सो, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा किसको जाता है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज गिवन बाय द आर.एच. विटेकर। तो क्या बोल रहा है कि उन्हें पता ही नहीं कि कहां पे डालना है, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है यूकैरियोट्स के लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए, कि प्रोकैरियोट्स को अलग से हम कहां डालें। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो खाना बनाता है वो अलग, जो नहीं बनाता है वो अलग, ऐसा कर दिया बस। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक को कैसे रखें, है ना? उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरी। लाइक कोई बैक्टीरिया है, हम किस में रखें? यूकैरियोट में रखें, प्रोकैरियोट में रखें, है ना? ये पता होना चाहिए। लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो बस दो ही सिस्टम थे, प्लांटे और एनिमेलिया। तो सबसे पहले जो नीड लगी हमें वो मोनेरा के लिए लगी। किसके लिए लगी? मोनेरा के लिए, कि भाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहां प्लेस करें जो सिर्फ एक सेल से बने हैं और जिनका सेल भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो पहले तो प्लांटिक एनिमेलिया तो था ही हमारे पास, उसके बाद कौन सा आया? मोनेरा, देन प्रोटिस्टा एंड देन फंजाई। अदरवाइज फंजाई को सभी ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड किया हुआ था। क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट ग्रुप कौन सा था, या फिर जो अभी हमने इसको डिस्कवर किया वो कौन सा था, तो हम बोलेंगे फंजाई। क्या बोलेंगे? फंजाई। Hence, two kingdom classification system used for a long time was found inadequate, वो inappropriate था। ठीक है? Besides gross morphological needs was also felt for including other characters,
ग्रोस मॉर्फोलॉजी तो ठीक है, उसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और करेक्टर्स को इसमें इंक्लूड करा जाना चाहिए क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। सेल का स्ट्रक्चर हो गया, वॉल का नेचर कैसा है, जैसे फंजाई में भी सेल वॉल है, मोनेरा में भी सेल वॉल है, और बाकी सब में भी सेल वॉल है, प्लांटे में भी सेल वॉल है, लेकिन फंजाई में काइटिन की होनी चाहिए, है ना, प्लांट्स है तो सेलुलोज की होनी चाहिए। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोफिटिक है, नहीं बना पा रहा बिल्कुल ही, तो फंजाई में डाल दिया। हैबिटेट कहाँ पे रहेंगे, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हैं, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे हैं। रिया यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो क्या क्या बेसिस है वो एग्जैक्टली हमें याद होने चाहिए, इसको अंडरलाइन करेंगे हम साथ साथ। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो कहां से क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट है जानना, उसको स्टार पॉइंट करके हम लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम for the living organisms have hence undergone several changes over the time। तो धीरे धीरे सिस्टम में चेंजेस आए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing, the number and nature of the other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। क्या बोल रहा है ये कि मान लो कोई एक नया किंगडम हमने देख लिया, तो क्या उस किंगडम के डिस्कवर होने से कि कैसे ऑर्गेनिज्म उसमें रखे जाने चाहिए, बाकी किंगडम्स में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक किंगडम में पहले फंगस उसमें रखी जाती थी, हमने फंगस बोल दिया कि इस तरह की होनी चाहिए, तो उसमें से निकालेंगे भी तो बाकी सिस्टम पे भी फर्क पड़ सकता है। क्लियर, बाकी किंगडम्स पे भी फर्क पड़ सकता है। तो ये तो ओवरव्यू था चैप्टर का। इस टेबल को याद कर लिया तो हमारा आधा काम हो जाता है इस चैप्टर को लेके। क्लियर, सो हमने क्या किया है, हमने डिवाइड किया चीजों को, इसको इधर देख लो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कि सेल का टाइप कैसा है, सेल का टाइप कैसा है। सेल मान लो या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या तो क्या हो सकता है, यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर में भी दो तरह के हो सकते हैं, है ना, कौन कौन से, either they can be prokaryotic, कैसे हो सकते हैं वो, प्रोकैरियोटिक। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है तो कौन से ग्रुप में आएंगे बताओ फटाफट से, मोनेरा के अंदर, ऑफ कोर्स किसमें आ जाएंगे, मोनेरा के अंदर। सो इट विल बी इन मोनेरा। अब यूनिसेलुलर कैन ऑल्सो बी यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक है तो किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर, सेकंड किंगडम आ गया हमारा, इट विल बी इन प्रोटिस्टा। क्लियर, अब आ गया मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर इज ऑलवेज यूकैरियोटिक, इट कैन नॉट बी प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर ही प्रोकैरियोटिक हो सकता है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। अब बेस क्या ले लिया हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से बांट लो इसको, ऑटोट्रोफिक, और ऑटोट्रोफिक से ऊपर आ गया सेप्रोफिटिक। क्या आ गया, सेप्रोफिटिक। और लास्ट आ गया हमारा हेट्रोट्रोफिक। एक ओवरव्यू हो गया, राइट। तो बेटा मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, सेप्रोफिटिक क्या बोलेंगे, फंजाई, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स एंड हेटरोट्रोफिक एनिमेलिया। ये तो जनरल हमने डिस्टिंग्विश कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी है ना, इसके अलावा भी तो है। अब देखो प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगी, है ना, किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड। ग्लाइकन यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड्स, बुक में ये लिखा हुआ है, अमीनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड्स। एक वर्ड में लिखना हो तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी लिखा जा सकता है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है सेल वॉल, कुछ में नहीं है, हम लिखेंगे प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम। फिर हम देखेंगे यूकैरियोटिक, सेप्रोफिटिक में भी प्रेजेंट है, किसकी प्रेजेंट है, काइटिन की प्रेजेंट है। क्लियर, प्लांट्स में किसकी प्रेजेंट है, सेल्यूलोज की प्रेजेंट है। एनिमेलिया में किसकी प्रेजेंट है,
एब्सेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन तीनों में तो देख लिया हमने, सेप्रोफिटिक या फिर ये बोल सकते हैं कि पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फंजाई कैन ऑल्सो भी पैरासिटिक। ऐसे ही एनिमेलिया में भी हेटरोट्रोफिक है, होलोजोइक, पैरासिटिक सभी फॉर्म्स प्रेजेंट है, लेकिन हेटरोट्रोफिक होगा। कैसा होगा? अपना खाना खुद नहीं बना सकता। अब दोनों ऊपर वाले की बात, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनमें कैसा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जा सकता है। इट कैन बी ऑटोट्रोफिक, इट कैन बी हेटरोट्रोफिक, और इट कैन बी समटाइम्स सेप्रोफिटिक। क्लियर? लिखो फटाफट से, इसको लिखना है तो ये मतलब एक चीज याद हो जाए तो हमें बाकी का बेस अपने आप क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हम चीजों को टुकड़ों में डिवाइड करते रहे और याद करते रहे। डेली का काम डेली करो, डेलीगेट का क्वेश्चन डेली लगाओ, डेलीगेट डाउट्स डेली लो, तभी काम होगा, क्योंकि एक एक दिन काउंट होगा अब तो। डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, टेबल की तरफ एक बार फटाफट से देखेंगे हम, एक क्विक रिवीजन लगाएंगे। पहला बेस क्या है? सेल टाइप। सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक। सेल वॉल की बात करें, वही आ गया पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉन सेलुलोजिक। भाई सेलुलोज की तो नहीं बनी हुई है, सेलुलोज की नहीं बनी हुई तो किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अनदर वर्ड इज पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन लिख लिया हमने यहाँ पे। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम। प्रेजेंट इन सम क्यों लिखा? क्योंकि कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट भी हो सकता है, और कुछ में प्रेजेंट है तो वो किसी की भी हो सकती है। इट कैन बी ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इट कैन बी ऑफ काइटिन, इट कैन बी ऑफ सेलुलोजिक, राइट? तो किसी भी तरह की हो सकती है। तो इसमें कुछ इस तरह से बाउंड्रीज क्लियर नहीं है कि भाई यही वाली होगी, राइट? फंजाई में काइटिन की, प्लांटे में सेलुलोज की, एनिमेलिया में हमेशा एब्सेंट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो हमेशा एब्सेंट रहेगा, बाकी सब में प्रेजेंट रहेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेलुलर सेलुलर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू। ऑर्गन नहीं बना है, टिश्यू है बस, लूज टिश्यू है। यहाँ पे ऑर्गन भी बन गया, टिश्यू भी बन गया। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। कभी सुना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम? नहीं। जाइलम फ्लोएम है कंडक्शन के लिए। दीज आर द टिश्यूज, नॉट द ऑर्गन्स, राइट? आफ्टर दैट द टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड, राइट? मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ ना, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, यानी कि कीमो सिंथेटिक भी हो सकता है, फोटो सिंथेटिक भी हो सकता है। यानी कि अपना खाना बना रहा है, लाइट की प्रेजेंस में भी बना सकता है, केमिकल को यूज करके भी बना सकता है। क्लियर? हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक, गली सड़ी चीजों को भी खा सकता है। पैरासिटिक, किसी की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है या अंदर भी डिपेंड हो सकता है, राइट? यहां पे भी सेम है, फोटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, राइट? लेकिन फोटोट्रॉफिक ज्यादा, देखो कीमो नहीं है यहाँ पे, याद रखेंगे हम इस बात को। हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक बेसिकली, राइट? प्लांटे में। हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो प्लांट कैसा भी हो सकता है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ होना चाहिए। हेट्रोट्रॉफिक में टाइप्स होते हैं ना, पैरासिटिक हो गया, किसी के ऊपर डिपेंड है या किसी के अंदर भी हो सकता है, अपना खाना अपने माउथ में भी डाल सकता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है, सेल के अंदर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेशन, तो कुछ भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हो सकता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। कब दिया था? 1969। ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ टॉपिक्स के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। सो बेटा R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जिसका बेस हमने देख लिया। बेस में क्या था? वही था, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे अगेन। सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर टेक्सोनोमी तो करेंगे ही करेंगे हम, साथ साथ क्या करेंगे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 डोमेन सिस्टम। इसको कई बार टीचर स्किप कर देते हैं, हम लोग भी स्किप कर देते हैं। 3 डोमेन सिस्टम है क्या? इसमें क्या किया गया है कि हमने जो मोनेरा था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया।
अदरवाइज दोनों एक ही किंगडम के अंदर आने चाहिए, दैट इज मोनेरा, बिकॉज बोथ आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, लेकिन हमने डिवाइड कर लिया। आर्कीबैक्टीरिया में एंशिएंट बैक्टीरिया जो पहले से हैं, जो किसी भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया जो मॉडर्न बैक्टीरिया है। क्लियर? तो हमने क्या किया, 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom into 2 domains। अब एक किंगडम को 2 में डिवाइड कर दोगे, यानी कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, थर्ड किंगडम क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। कितने किंगडम्स हो गए हैं? तो 3 domain system is equal to 6 kingdom classification system, राइट? तो इसमें किया क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये समझो। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन। किस बेसिस पे किया? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को 2 अलग किंगडम में, 2 अलग डोमेन्स में, और यूकैरियोटिक को एक अलग डोमेन में। तो सभी को, इन सभी को हमने एक डोमेन में डाल दिया। आर्की बैक्टीरिया को फर्स्ट डोमेन दिया, यू बैक्टीरिया को सेकंड, और ये सभी क्योंकि ये यूकैरियोट्स है इनको हमने दे दिया थर्ड डोमेन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेसिस पे किया गया है? सेल की स्ट्रक्चर पे, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर? नेक्स्ट, लेट अस लुक एट this 5 kingdom classification system to understand the issues and considerations that influenced the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, moss जो कि एक प्लांट में आना चाहिए, ferns, gymnosperms, angiosperms, these are also plant। तो प्लांट तो ये अभी भी हैं, पहले भी प्लांट्स में ही रखा, लेकिन इनके साथ साथ बैक्टीरिया को, ब्लू-ग्रीन एल्गी को, फंगस को भी इनके साथ रख दिया था। द रीजन बिहाइंड, दे आर ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी वाला। अब ये साइनोबैक्टीरिया है, ये मोनेरा में आता है, पहले किस में था? प्लांटे में। फंगस कुछ ऐसे जो खाना बना ले रही थी, तो किस में डाल दिया था हमें? प्लांटे में। फंगस लाइकन्स है ना जो उस पर डिपेंड रहती है, तो उनको प्लांटे में डाल दिया। किस में डाल दिया? प्लांटे में। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैड अ सेल वॉल। इनको एक साथ क्यों डाल दिया? क्योंकि सबके पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट। बैक्टीरिया पे भी सेल वॉल है, कुछ प्रोटिस्टा पे भी सेल वॉल है, कुछ फंजाई पे, तो सब पे सेल वॉल है काइटिन की। तो जिन पे सेल वॉल है, चाहे वो किसी की भी बनी हुई हो, दे वर अंडर प्लांटे ग्रुप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये सारे ना एक्सेप्शंस हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली नीट के लिए। क्लियर? ये एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। This place together groups which widely different in other characteristics। तो बाकी कैरेक्टर्स तो बहुत डिफरेंट है, क्या सिर्फ सेल वॉल का होना जस्टिफाई करता है कि हमें ग्रुप में डाल दें? नहीं, मोनरा में डालना चाहिए ना। किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया में और क्या डिफरेंसेस है? प्रोकैरियोट है, तो हाउ कैन इट बी कम विद द प्लांटे? नहीं आ सकता। इट ब्रोट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी with other groups which were eukaryotic। ये दोनों प्रोकैरियोटिक थे और इनको किसके साथ प्लेस कर दिया गया? यूकैरियोटिक के साथ। इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एक साथ रख दिया हमने। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। किसके साथ रख दिया? एल्गी के अंदर। क्लेमाइडोमोनास को अलग प्लेस होना चाहिए था। क्लियर? The classification did not differentiate between the heterotrophic group like fungi है, autotrophic green plants के साथ रखा हुआ है। It is not justified, though they have also showed a characteristic difference in their cell wall composition also। फंगस के पास काइटिन है और प्लांट्स के पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, राइट? तो उसको अलग रखना चाहिए। तो जो हमारा मॉडिफाइड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? नंबर 1, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? एंड फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑल्सो। तो बेटा बोल रहे कि प्लांट्स के पास सेलुलोजिक सेल वॉल है, लेकिन उसके पास कैसे थी? फंगस के पास काइटिन की थी, तो दोनों को पास में रख दिया गया था। व्हेन सच characteristics were considered, the fungi placed in a separate group, उसको हमने किंगडम फंजाई में रखा गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera।
प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया? मोनेरा के अंदर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को किस में रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर। क्लियर? प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनाज, पहले किस में रखा हुआ था? प्लांटे में। क्लोरेला किस में रखा हुआ था? एल्गी प्लांटे में। तो एल्गी तो आता प्लांटे में, और इनको पहले किस में रखा हुआ था? एल्गी में। लेकिन स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, तो किस में आएगा? प्रोटिस्टा के अंदर, राइट? सो अर्लियर क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरेला को एल्गी में रखा हुआ था प्लांट्स के साथ, क्योंकि दोनों के पास क्या था? सेल वॉल का प्रेजेंट होना था। किसके साथ? अब क्या है? पैरामीशियम एंड अमीबा, which were earlier placed in the kingdom Animalia. क्यों? Absence of cell wall. तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, किसने दिया था? लिनियस ने। सेल वॉल है कि नहीं है? जिसमें सेल वॉल है प्लांट्स में डाल दो, जिसमें सेल वॉल नहीं है एनिमल्स में डाल दो। तो इनको अलग करना चाहिए। पैरामीशियम प्रोटिस्टा को भी किस, पैरामीशियम अमीबा को किस में रखना चाहिए? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में। अर्लियर किस में था? एनिमेलिया में, क्योंकि एनिमल लाइक कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे उन्हें, राइट? It has put together organisms which are in earlier classification were placed in different kingdoms. Earlier classification system में अलग अलग kingdoms में थे, लेकिन अब हमने क्या किया? सबको सेपरेट कर दिया। अभी भी हो सकता है कि हम और एडवांस बन जाएं। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पता है, हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से, या कुछ और इसमें इंक्लूड कर दें और हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम अपडेट हो जाए। दैट डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग, कि हम कितना जान पा रहे हैं चीजों को, कितना अंदर से गहराई से जान पा रहे हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या एरिस्टोटल के लिए देखना इजी था? है ना? माइक्रोस्कोप नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, तो स्ट्रक्चर कैसे देखोगे आप? तो उन्होंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग टिक कर दिया। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, हम क्या करेंगे? सिस्टम को इंप्रूव करेंगे। क्लियर? सो बेटा, दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, क्राइटेरिया चेंज हुआ क्लासिफिकेशन के लिए। This kind of changes will take place in future also, to depending on the improvement in our understanding. तो किस बेसिस पे? इसको अंडरलाइन कर लो बेटा। ये कुछ लाइनें ना लगती तो साधारण सी हैं, लेकिन नीट में अच्छे से आ जाती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज भी हो सकती है, बट इज ऑल्सो हम क्या करेंगे? फाइलोजेनेटिक भी इसमें रखेंगे। तो फाइलोजेनेटिक एक नया एरा है जिसको हम इंक्लूड करते जा रहे हैं, जो पहले इंक्लूड नहीं था। क्लियर? यहां तो कोई डाउट है तो बोलो रिया। नेक्स्ट है बेटा, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कि भाई किंगडम कौन कौन से किस तरह से हैं। हमने 5 किंगडम पढ़े, इस चैप्टर में हम पहले 3 किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। क्लियर? थर्ड चैप्टर में प्लांट के बारे में, और फोर्थ चैप्टर में एनिमेलिया के बारे में। तो सबसे पहले क्या है? मोनेरा। मोनेरा ध्यान रखना रिलेट करेगा सेल चैप्टर के प्रोकैरियोट से, चीजें बिल्कुल अलाइन होकर चलती हैं। तो इसको कराने के बाद मैं सिर्फ सीधा सेल चैप्टर पे गो थ्रू करूंगी, क्योंकि मोनेरा का प्रोकैरियोट्स पूरा का पूरा कुछ कुछ यहीं से ही है, तो दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग, राइट? बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर्स है मोनेरा के, और बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स है, राइट? और सेल पढ़ते हैं तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो है ना सिमिलरिटीज। बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, है ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो भी मोनेरा के अंदर ही आते हैं। क्लियर? अब बोल रहे हैं दे आर ऑलमोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाया जाए। कई बार कॉस्मोपॉलिटन वर्ड बहुत ज्यादा होता है। फंगस और बैक्टीरिया दे आर कॉस्मोपॉलिटन, राइट? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मिट्टी हमने हाथ में ली, है ना, मिट्टी भरी अपने मुट्ठी में, और उसमें ही 100 से ज्यादा बैक्टीरिया आपको पाए जा सकते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जहां पे कोई और नहीं रह सकता। तुम्हारे घर के गीजर में, फ्रिज में, हर जगह पे जहां पे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो मिल जाएगा। वही बोल रहे हैं गर्म पानी के झरनों में, डेजर्ट्स में, बर्फ में, स्नो में, ओशंस में, बहुत नीचे डीप ओशंस में, हर जगह ये मिल जाएंगे, राइट? Many of them live in or on other organism. So endoparassite and ectoparasite की फॉर्म में भी मिल सकते हैं।
फिर हमने क्या किया, बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया बेसिस ऑन देयर शेप। अब कैसे, स्फेरिकल है तो कोकस, क्या बोल दिया, कोकस। रोड शेप है तो बेसिलस, कॉमा शेप है तो विब्रियो, और स्पाइरल शेप है तो स्पाइरुलम, क्या बोल देंगे, स्पाइरुलम, राइट। अब इसी तरह से वर्ड है हमारे पास डिप्लो, इसको लिख लो। डिप्लो का मतलब है जब दो बैक्टीरिया एक साथ में है। स्फेरिकल है तो हमने बोल दिया डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। एक वर्ड आएगा जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे चेन में, स्ट्रेप्टो, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ चेन। फिर आता है स्टेफाइलो, स्टेफाइलो, व्हेन द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप। तो ये लिख लेना, कई बार पूछ लेते हैं, व्हेन द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप। स्टेफाइलो इन अ ग्रुप, डन। अब एक और बात ध्यान देंगे, कोकस इज अ सिंगुलर वर्ड, कोकाई इज अ प्लूरल वर्ड। ऐसे बेसिलस, बेसिलाई, विब्रियम, विब्रियो, स्पाइरुलम, स्पाइरुला। एक और वर्ड पढ़ते हैं, वैसे तो चार तरह के ही हैं, कई बार बैक्टीरिया थ्रेड के जैसा दिखेगा, माइसीलियल या माइसीलियम, क्या लिखेंगे, माइसीलियम। क्वेश्चन आ जाए कितने तरह के बैक्टीरिया हैं बेसिस ऑन देयर शेप, हम चार ही बोलेंगे, पांचवा इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जस्ट एक शेप है, फंगस भी धागे के जैसे, तो माइसीलियम ही बोलते हैं। दिस इज अ वर्ड ओनली, बायोलॉजिकल वर्ड है ये हमारा। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो आगे बढ़े। ये शेप्स दी हुई हैं बेटा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे इसको, लेकिन जब हम इसका बिहेवियर देखते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। व्हाट डज इट मीन, पता है क्या मतलब है इसका? हम ह्यूमन फिजियो पढ़ते हैं तो सबका एक जैसा पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं इस ह्यूमन में ऐसा, इस ह्यूमन में ऐसा, इस ह्यूमन में ऐसा, ऐसा नहीं है। बट बैक्टीरिया का आपके पास चार डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ और रिएक्शन चल रही हो, इसमें मेटाबॉलिज्म कुछ और चल रहा हो, इसमें कुछ चल रहा हो, इसमें कुछ चल रहा हो। क्यों है ऐसा, क्यों ऐसा पूछ रही हूं मैं? ड्यू टू प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो उसको एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। किसी में किसी और के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा, किसी में और किसी और के लिए होगा, या कुछ और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो दैट प्लाज्मिड गिव देम अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इवन जो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसके चांसेस हैं कि वो उतनी जल्दी म्यूटेट करे, है ना। जैसे आरएनए वाला कोविड, आरएनए एज कंपेयर टू डीएनए जल्दी म्यूटेट करता है, डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आरएनए, तो आरएनए में चेंजेस जल्दी आएंगे। तो जिनमें भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो जल्दी म्यूटेट कर सकते हैं। तो जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन फास्ट होगी, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। सो स्ट्रक्चर बेसिक सिंपल है, लेकिन बिहेवियर क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। बोला ना कि बाकी ग्रुप्स को देखें तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत सारे अलग तरीके का दिखाई देगा, डिपेंड करेगा बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, राइट। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद से बना सकते हैं इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को चूज करके। बेसिकली दे आर कीमोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दोनों तरह के हो सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, ज्यादातर कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक हो सकते हैं, ज्यादा कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? डन। अब बेटा हमने इसको क्या किया, दो अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या बताया था, दीज आर द एंशिएंट बैक्टीरिया। क्या है ये, एंशिएंट बैक्टीरिया, जो कि डिपेंड करेगा कि कैसी हार्श कंडीशन में रहते हैं। बोला था कि भाई जो आर्की बैक्टीरिया है वो किसी भी हार्श कंडीशन में रह लेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर इन्हें उस हार्श कंडीशन में रहने के लायक बनाता है, इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन, राइट। सो इफ दे आर इन salty area, extreme salty condition,
नमक वाले पानी में, ओशियंस में है, हम क्या बोलेंगे, हेलोफिल्स। फिल्स मतलब लविंग, हेलोजन ग्रुप, सॉल्टी ग्रुप आ गया। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरनों में, थर्मो एसिडोफिल्स। मार्शी एरिया, दलदल में, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आर आल्सो फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, यानी कैटल्स की गट में भी पाए जाएंगे, इसीलिए बायोगैस को हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड ओवर देयर, राइट। So archaebacteria differ from the other bacteria in having cell wall different cell wall structure, और ये फीचर इसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि ये ऐसी कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं आएगा नीट में, और एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही नहीं है। एक्स्ट्रा नीट ने कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उन पे फोकस करेंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं आना, ठीक है। पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हैं बट नहीं पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव की हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन, लेकिन वो भी सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना हमें कुछ, ठीक है। फिर है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऑल्सो नोन एज मॉडर्न बैक्टीरिया, क्या बोल देंगे इनको, मॉडर्न बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया भी इनको बोला जा सकता है। इनमें एक रिजिड सेल वॉल, हार्ड सेल वॉल रहती है, और यदि मोटाइल है तो दे आर हैविंग द फ्लैजेला। नाउ क्या है इनके पास, फ्लैजेला है। द साइनोबैक्टीरिया, अब इसमें एग्जांपल देखते जाओ कौन कौन से हैं। साइनोबैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया के एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आर रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनके अंदर प्लांट के जैसा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। अर्लियर इसको किस में रखा हुआ था, प्लांट्स के साथ ही रखा हुआ था। आर सिमिलर विद द ग्रीन प्लांट्स एंड आर नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया कैसे है, यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया है तो यूनिसेलुलर ही होगा। कॉलोनी में भी फाउंड हो सकते हैं ऐसे, तो क्या हो गया, स्टेफाइलो, है ना। फिलामेंटस, इस तरह से धागे की तरह, चेन में स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस है तो स्ट्रेप्टो, है ना, तो चेन में है तो स्ट्रेप्टो वर्ड लगा देंगे, राइट। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, कॉलोनी या चेन जिलेटिन से सराउंडेड है। बीच बीच में ये इंपॉर्टेंट वाले सेल्स हैं, हेट्रोसिस्ट, क्या है ये, जो इनके लिए चीजों को फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होते हैं ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय दीज हेट्रोसिस्ट, क्लियर। दे ऑफन फॉर्म ब्लोम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर में ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वहां पे बाकी ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू कर देंगे। सो दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen also. स्पेशल सेल बताया जिसका नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। नोस्टोक एनाबिना किसका एग्जाम्पल है, नो साइनोबैक्टीरिया का। समझ आई मेरी बात, हेट्रोसिस्ट तो बोल रहे थे, साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। कुछ इसमें से ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं विद द स्पेशल काइंड ऑफ सेल हेट्रोसिस्ट, एंड द एग्जाम्पल इज नोस्टोक एंड एनाबिना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, मतलब क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूजन रहे हमें। फिर एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकता उसको ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे नाइट्रोजन N2, क्या प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है N2 को, N2 को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, N2O NO2, है ना। तो ऑक्साइड में आने के बाद अब प्लांट उसको कंज्यूम कर सकता है। प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, क्यों, ग्रोथ के लिए। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो क्या करता है ये बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट बना दिया, नाइट्राइट बना दिया, अमोनिया बना दिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और अपनी एटीपी बना ली, प्लांट से खाना ले लिया। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन का मैंने एग्जांपल दिया, फॉस्फोरस को कर सकता है, आयरन को कर सकता है, सल्फर को कर सकता है। तो इन सबको रिसाइकल करने में ये हेल्प करते हैं। हमें कौन करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्लियर। हेट्रोट्रॉफिक तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ डिजीज कॉज करते हैं। लैक्टोबैसिलस LAB मिल्क को कर्ड में प्रोड्यूस करेगा, वो भी हेट्रोट्रॉफिक है। कैसे बनाता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, इसमें LAB आया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आया, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा, अमीनो एसिड, क्या बना देगा,
बदले में विटामिन B12 भर देगा। अब ये क्या बन गई? कर्ड, और इसमें बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू द मिल्क। अब हमारे डाइजेशन के लिए, ह्यूमन डाइजेशन के लिए बताओ मुझे, मिल्क इज इंपॉर्टेंट और कर्ड इज इंपॉर्टेंट? किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप मिल्क प्रेफर करोगे, कर्ड प्रेफर करोगे? कर्ड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, हम भी प्रोटीन्स खाएंगे तो हमारी बॉडी किस में तोड़ेगी? अमीनो एसिड में, फिर वो अमीनो एसिड बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। बट इफ इन केस वी आर टेकिंग अमीनो एसिड्स, एब्जॉर्प्शन इजी हो गया, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, तो डाइजेशन के लिए कर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो एलएबी वहां पे हेल्प कर रहा है हमें। कुछ डिकम्पोजर्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, तोड़ देंगे। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। देखो, बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक बनवा रहे हो। एंटीबायोटिक क्या होती है? बैक्टीरिया को मारने के लिए हेल्प करती है, बैक्टीरिया से ही बनवा रहे हैं, याद रखना। प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक, याद है ना, एंटीबायोटिक्स बनवा रहे थे, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स, दाल जो होती है ना, पल्सेस, राजमा, चने, छोले, जितनी भी दालें हैं, दे आर लेग्यूमिनस। क्या है ये? लेग्यूमिनस। सम आर पैथोजन कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फसल खराब कर देते हैं, फार्म एनिमल्स, पेट्स, उनको डिजीज हो जाती है। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी की सारी डिजीज है जो बैक्टीरिया ही करता है। क्लियर? बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड मेनली बाय फिजन, एक से दो हो जाते हैं, टूट जाता है। बाइनरी फिजन ज्यादातर देखी गई है, कुछ एक आदमी मल्टीपल फिजन भी देखी जाएगी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल में बाइनरी, अनफेवरेबल में मल्टीपल फिजन। क्या देखी जाएगी? मल्टीपल फिजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तरह से मल्टीपल फिजन ही, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और उससे बहुत सारे बैक्टीरिया आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोर कब जर्मिनेट करेगा? जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा मिलेगी आपको। क्लियर? दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे? कोई मेथड है इनके पास? नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखो, ए सेक्सुअल में और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? ए सेक्सुअल में क्या मिले? क्लोन्स मिले, क्योंकि एक ही पेरेंट था बच्चे को बनाने के लिए, एग्जैक्टली वैसा बना। सेक्सुअल में क्या हुआ? दो लोगों के करेक्टर मिक्स हुए और तब जाके ऑफस्प्रिंग आया। अब हम बोल रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये दो बैक्टीरिया है बेटा, ये फिम्ब्रे के थ्रू, पिलाए के थ्रू एक ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रिज बनाएंगे। कुछ जेनेटिक मटेरियल ये इसको देगा, कुछ इसको आएगा। अब ये एक नया ऑर्गेनिज्म है एक तरह से, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आया और अपना जेनेटिक मटेरियल वहां दिया है। एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गया ना एक तरह से। अब ये डिवाइड करेगा। क्या जो अब ये बनेंगे, क्या ये ओरिजिनल अपने पेरेंट जैसे हैं? मिक्सिंग ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बनेगा? ब्रिज बनेगा, कॉन्जुगेशन। द प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन। इसको लिख लो, नहीं लिखा हुआ है तो कहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय कॉन्जुगेशन, transfer of DNA from one bacteria to another, and the process is known as conjugation. इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, conjugation. ठीक है, टाइम क्या हुआ? 7:15. ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? फिर आ गया बेटा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल। क्वेश्चन आ जाए विद सेल वॉल बैक्टीरिया, विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल हो गया। दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। स्मॉल सेल लिविंग सेल्स हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और माइकोप्लाज्मा बेटा पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कोज करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। कोई कंफ्यूजन? प्रोटेस्टा कर लें। चलो नेक्स्ट इज, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सेल चैप्टर में दिया हुआ है हमें। हाँ बिल्कुल, रिलेट करके माइकोप्लाज्मा ही पूछेंगे ना, उन्हें मतलब नहीं है कि वो सेल चैप्टर में है, मोनरा में पढ़ा या कहाँ पढ़ा आपने। ठीक है, तो वो आपको कहीं से भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर? तो मैं वही तो बोल रही हूँ, एकदम से सारा जब पढ़ लेंगे ना
जब एक ओवरव्यू लेंगे तो रिलेट करेंगे चीजों को और पूछे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। माइकोप्लाज्मा तो माइकोप्लाज्मा ही है ना, कहीं भी हो बेशक। और कोई डाउट? इनके हमें बैक्टीरिया नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो डिजीज दी हुई हैं उनके नाम याद करने, इनके नहीं करने बिल्कुल भी, ठीक है। जितना जिसके बारे में दिया हुआ है वो याद करेंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, ठीक है। अब इतना याद हो गया हमें, मान लो क्वेश्चन आ जाए बैक्टीरियल डिजीज, तो वहां पे भी दिया हुआ है कौन कौन से दी हुई है बैक्टीरियल डिजीज में। न्यूमोनिया, बस नीचे एग्जाम्पल 3 और दिए होते हैं, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, है ना। अब कुछ डिजीज के नाम यहाँ कर लिए हमने, तो बैक्टीरियल डिजीज क्वेश्चन आ जाए तो हमें 2 चैप्टर्स को याद करना है। क्वेश्चन ये आ गया कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज ढूंढो, तो कई बार क्या होता है हमारा दिमाग सिर्फ कहता है कि ह्यूमन हेल्थ चैप्टर पे जा, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया जहां भी है ना, जहां जहां 11th-12th में तुमने बैक्टीरिया पढ़ा वो रिकैप करो। तो यहाँ पे पढ़ा ना क्लोरेला, सिट्रस कैंकर, तो वो हमें सारा कंबाइन करके फिर ढूंढना पड़ेगा उसमें से, तो ऐसा होगा। अब ये नहीं बताया ना कि किससे हुआ तो नहीं पूछा जाएगा, निमोनिया बताया हुआ है कि किससे हुआ वो पूछा जाएगा। क्लियर? चलो, और कोई डाउट? फिर है प्रोटिस्टा, सिंगल सेल, ये 2 किंगडम तो एटलीस्ट हम खत्म करेंगे आज, ठीक है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में, लेकिन इसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। ऊपर भी मैंने बोला था इसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, क्योंकि सेल वॉल कैसी भी हो सकती है और इवन एब्सेंट भी हो सकती है, तो सेल वॉल का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं यहाँ पे, तो बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर। एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, कैसा भी, फंगस लाइक, इवन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसपे काइटिन है बट वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक, इट मस्ट बी इन प्रोटिस्टा। क्लियर? चाहे कुछ भी हो उसके अंदर, बट द क्राइटेरिया इज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, द बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट, प्लांट तो प्लांट के लिए हो सकता है भी, प्लांट में आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इन दिस बुक वी कंक्लूड, अब इस बुक के अंदर, वैसे तो बेटा बहुत ज्यादा वास्ट है आपका किंगडम सिस्टम, है ना। एनी हाउ तुम्हें बीएससी करनी पड़ी तो मतलब पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे, इतना वास्ट है ये, ठीक है। बट इस बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है? प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये हमें 1 2 3 4 5 चीजें पढ़नी है प्रोटिस्टा के अंदर। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक, ज्यादातर कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। ये किंगडम एक लिंक बना रहा है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस के बीच में, क्योंकि हर तरह का ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है। तो मोन्ड्रा को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड कर दो, इसमें सब कुछ आ गया। क्लियर? बीइंग यूकैरियोटिक, द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब कुछ इसके अंदर हो सकता है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया आल्सो। प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो पहला क्या है? क्राइसोफाइट्स। अब बेटा क्राइसोफाइट्स में आ जाएंगे आपके डायटम्स, गोल्डन एल्गी, यानी कि डायटम्स एंड डेस्माइट्स आर इन द क्राइसोफाइट्स, राइट। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट, दोनों में पाए जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी, मरीन में भी। माइक्रोस्कोपिक है, पानी के बहाव के साथ पैसिवली फ्लोट करते रहेंगे, इन्हीं को प्लैंकटन बोला हुआ है। सो इसके अंदर 2 तरह की चीजें आ गई, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट लाइक, ये इनकी खाना खुद बना पा रहे हैं। जू प्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड है। अब कौन सा चैप्टर मुझे कनेक्ट करना चाहिए यहाँ पे? इकोलॉजी, ऑफ कोर्स, उसमें था ना प्रोड्यूसर कौन है ओशियंस में? फाइटोप्लैंक्टन। उस पे कौन डिपेंड हुआ? जू प्लैंक्टन, फिर उसका हायर, फिर उसका हायर, फिर उसका हायर, तो प्रोड्यूसर क्या हो गया हमारा? फाइटोप्लैंक्टन, है ना। सो बेटा फाइटोप्लैंक्टन यहां से आ गया हमारा। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन डायटम्स, द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ऐसे शेल बना रखा है ओशियंस में, शेल्स देखी है ना, तो कुछ वैसे एक के ऊपर एक सेल है, तो कैसा कैसा स्ट्रक्चर हो गया? सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। एक और बात ध्यान से समझेंगे, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, राइट, समझो ध्यान से। ये सॉप बॉक्स है, इसके अंदर हमारा है क्राइसोफाइट। क्लियर? अभी क्या होगा कि
ये डिवाइड हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हमेशा अपने अंदर की शेल बनाता है ये अपने अंदर की शेल बनाएगा, ये अपने अंदर की शेल बनाएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूं, ये अलग हो गया बेटा, ये अपने अंदर की शेल बनाएगा, ये अपने अंदर की शेल बनाएगा। इसको डिवाइड कर रही हूं, ये अलग हो गया। क्या दिख रहा है तुम्हें यहां पे? क्या होता जा रहा है? यहां से चले थे, यहां आ गए, सेम वैसे ही बन रहा है। डिफरेंस क्या नजर आ रहा है रिया? ध्यान से देखो, साइज छोटा होता जा रहा है। अंदर का था, ये अलग हुआ, इसके अंदर का बनेगा, ये अलग हुआ, फिर इसके अंदर का बनेगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल, है ना? डिवीजन हो रही है ना, दिस इज एसेक्सुअल। मैंने बोला क्राइसोफाइट्स कैन डिवाइड और कैन मल्टीप्लाई बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यदि एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता रहा तो उसका साइज एक दिन तो खत्म हो जाएगा। इसको करेक्ट करने के लिए ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब जब ये वाला सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, जो इसकी प्रोजेनी आएगी दैट विल बी ऑफ द पेरेंट काइंड। करेक्शन हो गया? समझ आ रही है बात? तो इट इज रिप्रोड्यूसिंग बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या हुआ? साइज रिड्यूसेस, दैट इज करेक्टेड बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर? अब देखो, द सेल द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। किसकी बनी हुई है? सिलिका की। और सिलिका हमें पता है बेटा टूटता नहीं है कभी, इनडिस्ट्रक्टेबल है। ये समुद्र में इकट्ठा होता चला जाएगा, अंदर का ऑर्गेनिज्म मर गया है, सेल वॉल बाकी है, पड़ी रहेगी सालों साल ओशन के अंदर, और ऐसे तो बहुत सारी हो जाएगी उसमें। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगी नंबर में तो हम बोलेंगे डाई एटमेशियस अर्थ। डाई एटम से डाई एटम्स नजर आ रहे हैं ऐसा लगेगा हमें, तो क्या बोल रहे हैं? डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, जहां पे वो रह रही हैं। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज नोन एज डाइएटमेशियस अर्थ। उसको वहां से फिर हटाना पड़ता है। क्लियर? बीइंग ग्रिटी, पाउडरी फॉर्म, ग्रिटी फॉर्म, पेंट करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। अब मुझे बहुत स्मूथ टेक्सचर नहीं देना, मुझे रफ टेक्सचर देना है, तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? डाई एटम्स का जो पाउडर, सिलिका का जो पाउडर आ गया। ऑयल्स को, सिरप्स को मुझे फिल्टर करना है तो उसमें से मैं फिल्टर करा सकती हूँ। क्लियर? डाई एटम्स क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस में। ये कई बार लाइन आ जाती है। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है? डाई एटम्स। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन होंगे? डाई एटम्स। क्लियर? क्योंकि दो मेथड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दिन रात रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये। क्लियर? नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन है? तो बेटा डाई एटम्स में क्या पड़ा, याद रिकॉल करते जाओ। डाई एटम्स, डेस्माइट्स, गोल्डन एल्गी आ गया इसके अंदर ही। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों है। सेल वॉल की बात करें, सिलिका इंडेस्ट्रक्टेबल आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला कि पानी के बहाव के साथ ये बहते रहेंगे। फोटोसिंथेटिक है ज्यादातर, ऐसा नहीं है अब ये बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन मोस्टली क्या है? फोटोसिंथेटिक। इंडिस्ट्रक्टेबल है, डाइट में एक्सपोज करते हैं। फंक्शन की बात करें, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन में ये हेल्प करेंगे। और ये चीफ प्रोड्यूसर्स है। ये कुछ बातें जो हमें किसके बारे में याद करनी है? क्राइसोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। नाम से ही पता लग रहा है कि फ्लैजेला प्रेजेंट है, और डाई का मतलब होता है बाई, यानी कि दो फ्लैजेला, एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। राइट? सो एक फ्लैजेला कुछ ऐसे है और दूसरा फ्लैजेला बेटा ऐसे होता है, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है। राइट? ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन। ऊपर क्या था? दोनों थे, फ्रेश वाटर भी था, मरीन भी था। अब किस पे आ गए? सिर्फ मरीन कंडीशन पे आ गए। मोस्टली ये होंगे, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, ज्यादातर क्या है? नेक्स्ट वाला आ जाएगा एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ मरीन। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ मरीन। फोटोसिंथेटिक है, क्या है ये? फोटोसिंथेटिक मोस्टली है, लेकिन अब इनका कलर अलग अलग तरह का हो सकता है डिपेंडिंग कि उनके ऊपर प्रेजेंट कैसा होगा पिगमेंट। क्लियर? It can be yellow, green, brown, blue or red depending upon the pigments present over their cell. The cell wall has stiff cellulosic plates. अब सेलुलोज की सेल वॉल कहां प्रेजेंट थी? प्लांट्स में। प्लांट लाइक आ गया, है ना? The cell wall is stiff cellulosic plate on the outer surface. जो प्लेट्स दिखाई दे रही है सेलुलोज की बनी हुई है। अधिकतर के पास दो फ्लैजेला है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है इन अ फरो बिटवीन द सेल प्लेट्स। रेड डायनोफ्लैजेलेट में एग्जांपल याद करेंगे गोनियोलेक्स का। गोनियोलेक्स इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है ना कि समुद्र में मरीन है, क्योंकि रेड 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 कलर दिखाई देगा आपको, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें
लाल कलर की दिखाई देती हैं, तो इट इज कॉजिंग रेड टाइड्स। ठीक है। दूसरी बात, जब ये इतने ज्यादा नंबर में हो जाएंगे, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स बाकी की जो भी मरीन लाइफ है वो मरना शुरू करेगी। क्लियर। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस ऑल्सो। जब इनका नंबर ज्यादा हो जाएगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। डायनोफ्लैजेलेट्स इजी है, क्या पढ़ा? दो फ्लैजिला, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, मोस्टली मरीन, फोटोसिंथेटिक। पिगमेंट्स अलग अलग तरह के मिले हमें यहाँ पे, अलग करेक्टर क्या है वो याद रखना होता है। सेलुलोज की सेल प्लेट्स मिली, प्लांट लाइक आ गया करेक्टर हमारे पास। ठीक है, बस यही है। कॉन्युलेक्स के बारे में हमें याद करना है, वहां पे एग्जाम्पल कौन सा था? डाइएटम्स, डेस्माइट्स। डेस्माइट्स इज आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद है यूग्लेनॉइड्स। अब एक कनेक्टिंग लिंक बन गए हैं प्लांट और एनिमल के बीच में। क्वेश्चन दो तरह से आ जाएगा कनेक्टिंग लिंक के ऊपर ही। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यूग्लेनॉइड। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, पूरा प्रोटिस्टा। क्लियर? सो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। अब ये वाले क्या आ गए? फ्रेश वाटर, राइट? फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। व्हाट इज स्टेगनेंट वाटर? ठहरा हुआ पानी, बह नहीं रहा है, एक ही जगह पे खड़ा है। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. अब इसमें cell wall absent है, सिर्फ एक soft layer है, pellicle present है, proteins की layer present है, soft layer होती है, which makes its body flexible. Soft protein है, there is no cell wall. तो जो ये प्रोटीन की लेयर है, ये इसको क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल बनाती है। यहां भी दो फ्लैजिला हैं, याद रखना, वहां भी दो फ्लैजिला थे। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाएगा। एक फ्लैजिला शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे और एक क्या है? लॉन्ग है। शॉर्ट इज फॉर फीडिंग, लॉन्ग इज फॉर मूवमेंट। क्लियर? दूसरी बात, लाइट है तो फोटोसिंथेटिक, लाइट नहीं है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा। क्लियर? तो इट कैन बी फोटोसिंथेटिक, इट कैन बी हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो। फ्लैजिला शॉर्ट और लॉन्ग है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट की कमी है तो क्या हो जाएंगे? हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, प्रेडेशन करेंगे, शिकार करेंगे दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स का। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल वही है जो हायर प्लांट्स में होते हैं, तभी ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एग्जांपल क्या देंगे? यूग्लिना। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। अभी देखो बेटा, एनिमल लाइक आ गया, प्लांट लाइक आ गया, कनेक्टिंग लिंक आ गया, अब क्या आ गया? स्लाइम मोल्ड्स। क्या आ गया? सबसे पहले वाले, सबसे ऊपर वाले में दोनों थे, फिर हमारा प्लांट लाइक आ गया, फिर एनिमल लाइक आ गया, और हमारा अब क्या आ गया? सेप्रोफिटिक। एनिमल लाइक कौन से? प्रोटोजोन्स। कौन से हैं? सबसे ऊपर वाले क्या थे? ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, बोथ। एंड देन पहले पढ़ा डाइएटम्स, फिर हमने क्या पढ़ा? डायनोफ्लैजेलेट्स, सेलुलोज की सेल प्लेट, प्लांट लाइक। फिर हमने क्या पढ़ा? यूग्लिनॉइड, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। अब क्या पढ़ रहे हैं? स्लाइम मोल्ड्स, फंगस लाइक है समहाउ, प्रोटोजोन्स, एनिमल लाइक। क्लियर? स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक, फंगस आर आल्सो सेप्रोफिटिक। द बॉडी मूव्स ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ट्विग्स होती हैं टहनियां, तो जो टहनियां, पत्ते गल सड़ गए हैं, उनके साथ साथ घूमता रहेगा, उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट को खाता रहेगा। एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। समझो, कंडीशन फेवर में है तो क्या होगा? इकट्ठा होके ऐसे कॉलोनी बना लेंगे, एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मोडियम। क्लियर? कंडीशन अनफेवर में है, ये जो स्पोर है ये अपने ऊपर कवरिंग बनाएगा, देयर इज नो प्लाज्मोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो एग्रीगेशन ऑफ सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्या करेगा? अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेगा और ये हवा में घूमता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फेवर में मिलेगी वहां टिकेगा, प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। क्लियर? सो क्या लिखा हुआ है? अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, प्लाज्मोडियम बनाया, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, पानी में फैलते जा रहे हैं जहां जहां आपको ट्विग्स या टहनियां मिल रही हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स हुआ, फ्रूटिंग बॉडीज बनाई, स्पोर्स बनाए उनके टिप्स पे, और अब वो ग्रो करना बंद कर देंगे। कंडीशन फेवर में होगी, अगेन ग्रोइंग। क्लियर? स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स हैं, वॉल बना ली ताकि उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो टूटे ना, वो खराब ना हो, वो सर्वाइव कर ले। क्लियर? दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, सालों तक पड़े रहते हैं एज इट इज एडवर्स कंडीशन में। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हवा में होते हैं फिर ये। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? डाउट है तो बोलो यहाँ तक।
नहीं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स के भी टाइप है। प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफिक है, और कौन हेट्रोट्रॉफिक है? एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। या तो प्रेडेटर खा ही लिया किसी को, या पैरासाइट उसकी बॉडी के ऊपर या अंदर आ। तो प्रेडेटर्स और पैरासाइट में डिफरेंस समझ आ रहा है? प्रेडेटर शिकार करते हैं, पैरासाइट उसके ऊपर रहेंगे, धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेंगे या बॉडी के अंदर रहेंगे। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। सो दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। यदि सूडोपोडिया है तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यानी कि अमीबा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और अमीबा को पहले कहां रखते थे? एनीमेलिया में, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। These living organisms live in fresh water, sea water, moist soil. कहीं भी मिल जाएंगे। They move and capture the food with the help of pseudopodia. तो जिस भी प्रोटोजोन के पास pseudopodia, they are amoeboid protozoans, right? pseudopodia को और क्या बोल सकते हो? False feet. क्या बोल सकते हैं? False feet. अमीबा एग्जाम्पल आ गया। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पड़ा था? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, है ना? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कोज करता था? एमीबियासिस, है ना? तो बेटा वो हमने पढ़ लिया। सो सम ऑफ देम आर हैविंग द एग्जाम्पल अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा एक तरह का पैरासाइटिक डिजीज कोज करता है। फिर आ गया फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, जिसपे फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। क्लियर? The members of this groups are either free living or parasite. फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन इनके पास क्या होगा? फ्लैजेला होगा। कुछ इनमें से डिजीज कोज करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ ट्रिपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। क्लियर? सिलिएटेड प्रोटोजोन, पैरामीशियम, 10th क्लास में पढ़ा है वैसे तो हमने। कुछ ऐसी शेप होती है हमारी चप्पल के सोल के जैसे, इसके ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे गलट होती है। फूड अपना सीलिया की हेल्प से गलट, यानी कि माउथ लाइक ओपनिंग है, उससे ही डालेगा। क्लियर? सो जिसके पास सीलिया है तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। कैसे हैं ये? एक्वेटिक हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया है तो मूव करते रहते हैं। दे हैव अ कैविटी, गलट बोला मैंने, खाना वहीं से अंदर जाएगा, वहीं से बाहर भी आएगा, वेस्ट बाहर भी आएगा। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल या सेल सरफेस, नॉट सेल वॉल। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ सीलिया, इसमें causes the water laden with food to be stirred into the gullet। क्या बोल रहा है? पानी में मूव करेगा, सीलिया की मूवमेंट की वजह से खाना इसकी गलट में भी जाएगा, तो खाना भी जा रहा है, मूव भी कर रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरामीशियम का। किसका एग्जाम्पल है? पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन। प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोन है। क्या है वो? प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम हमने बेटा ऊपर भी पढ़ा है स्लाइम मोल्ड्स में, वो एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड से बना, लेकिन ये प्लाज्मोडियम अलग है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है जब भी प्लाज्मोडियम का है। क्लियर? स्पोरोजोन्स, इसमें बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी देयर। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, लेकिन जैसे कि प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइड्स थी जो कि उसकी इन्फेक्शियस स्टेज थी। स्पोरोजोइड्स बॉडी में जाएं तो वो हमें मलेरिया कोज कर देते हैं। द मोस्ट नोटोरियस, शरारती, क्योंकि डिजीज कोज करता है, मलेरियल पैरासाइट आ गया, मलेरिया कोज करता है। अ डिजीज विच हैज अ स्टिगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट से देखो एक बार रिकैप लो। ऊपर वाला स्लाइम मोल्ड वाला सुनो ध्यान से, ये स्लाइम मोल्ड है, ये एक स्लाइम मोल्ड है। इसने क्या किया? कॉलोनी बनाई, कवरिंग है, ये बन गया प्लाज्मोडियम। क्या बन गया? फेवरेबल कंडीशन। जब जब इसके साथ चल रहा है ये प्लाज्मोडियम बढ़ता चला जाएगा, सेवरल फीट्स तक बढ़ता चला जाएगा। कंडीशन फेवर में नहीं है, इसने क्या किया? कवरिंग बना ली अपने ऊपर, अभी बढ़ नहीं रहा, वहीं पे रुक गया, है ना? जब कंडीशन फेवर में आएंगी तभी दोबारा ग्रो करेगा। ठीक है? ट्रू वॉल बना ली बस अपने ऊपर। हुआ क्लियर? स्लाइम मोल्ड के सेल्स के एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम बोला, इकट्ठे होने को प्लाज्मोडियम बोला। ठीक है?
से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे ये जो एक्सेप्शन दी होती है पहले क्लब हम्म हम्म तो हमें कौन सा आंसर देना है जो अभी जिसमें रखे हैं पहले पूछा है तो पहले जिसमें रखे थे, बोला आपने नहीं बोला ना पहले किस में रखे थे, तो पहले वाला ही बताना है। ठीक है, लाइक अमीबा पैरामीशियम लैक ऑफ सेल वॉल एनिमेलिया में रखा था, तो हमें यदि उसमें लिखा हुआ है अर्लियर तो हमें अर्लियर का ही नाम देना है। अभी का पूछा है तो अभी का देना है, अभी का लिखना है, फिर अभी का लिखना है, कुछ नहीं लिखा तो। ठीक है, आगे करा दूं कि साथ हो जाएगा, कल करेंगे, तो यहाँ तक करो, इसको मॉड्यूल को कंप्लीट करो।